Assalamualaikum. We are discussing March 2021. Paper is 42, and this is the threshold is 57 out of 100. Again, a low threshold paper. हम इस पेपर को शुरू करते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1. स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ये बहुत फेमस है. स्टेटमेंट क्या है कि the force of attraction between 2 point masses is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the separation between the masses. ये मेमोरी बन जाएगी. और फिर वो कहता है कि planets have been observed orbiting a star in another solar system. Measurements are made of the orbital radius r and the time period of each star. The variation with r cube of t square is shown. ये वो केपलर लॉ है और उसको अगर आप t स्क्वायर और r क्यूब पे प्लॉट करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी अकॉर्डिंग टू लीनियर लॉ. कहते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन दिस g is a gravitational constant and m is the mass of the star. Determine the mass m. जो न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो आप शुरू से रिकॉल कर लो. ठीक है. अब वो कह रहे हैं डिटरमाइन द मास m. तो आप इसी इक्वेशन को रीअरेंज कर लो. आपको डेटा तो दिया हुआ है ना, उधर टी स्क्वायर और आर क्यूब है. अब देखो ये कई मर्तबा करके मैंने आपको बताया था कि ये जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना जिसमें ऊपर एक स्केच होता है नीचे फिर इक्वेशन होती है, उसको आप ग्रेडियंट पे ले जाने की कोशिश करो. अब आप ऊपर देखो कि टी स्क्वायर और आर क्यूब ये ग्रेडियंट बन जाएगा. इसको आप इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दो, ग्राफ से ग्रेडियंट निकाल लो, पुट करो और सॉल्व कर दो. A rock of mass m is also in orbit around the star in B. The radius of the orbit is r. Explain why the gravitational potential energy of the rock is negative. Gravitational potential energy हमेशा नेगेटिव होती है. इसकी वजह क्या है? क्योंकि कोई भी चीज खुद से स्केप नहीं कर सकती. तमाम चीजों को ग्रेविटी ने होल्ड किया हुआ है. ये मैंने नोट्स में रेगुलर बहुत समझाया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होती है और चीजों को ग्रेविटी होल्ड करके पकड़ के रखती है, तो थिंग्स कैन नॉट एस्केप. फिर उसके बाद शो दैट द काइनेटिक एनर्जी, ये डेरिवेशन है. और इसमें तुम ये करो कि सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को इक्वल कर दो. दैट्स अ फेमस लॉजिक ना, कि ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स. देन यू शुड मेक v स्क्वायर एज सब्जेक्ट और फिर उसमें काइनेटिक एनर्जी में सब्स्टिट्यूट कर दो. फिर जो एक्सप्रेशन आया है, एक्सप्रेशन फॉर द टोटल एनर्जी, उसमें काइनेटिक और पोटेंशियल का टोटल निकाल लो.
Number two, a fixed mass of an ideal gas is at a temperature of 21 degree. The pressure of the gas is this. ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर उसके अंदर है, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो और वो करना होता है जरूरी। और उसके साथ यहाँ आपको प्रेशर दिया हुआ है और यहाँ वॉल्यूम दिया हुआ है। आइडियल गैस आपको दी हुई है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। ये पहले भी बताया है कि इसके दो फॉर्मूला मशहूर हैं, एक तो पीवी इज इक्वल टू एन के टी है और दूसरा एक पेयर है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। वहां से एन निकाल लो और फिर एन इज इक्वल टू एन इंटू एन ए। ये दो चीजें कर लो मिलाकर। दैट मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ये बहुत मर्तबा मैंने बताया था कि ये कहता है अ मॉलिक्यूल या वन मॉलिक्यूल डिटरमाइन द आरएमएस स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। अब वो जो वैसे तो एक फॉर्मूला होता है ना, सबको स्क्वायर करो और ऐड करके अंडर रूट कर दो, लेकिन वो तो डेटा मांगता है बहुत सारा। फिर वो जो फॉर्मूला होता है प्रेशर वाला, P इज इक्वल टू 1/3 रॉ सी स्क्वायर, वो उसमें कर लो और वहां से चूंकि ये रूट मीन स्क्वायर मांग रहा है तो इसको पे CRMS बनाना आसान है। द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज इंक्रीज बाय 84। अब इनमें जो रेशो होती है बेसिकली वो जो आरएमएस स्पीड का जो काइनेटिक एनर्जी का और उसका रेशो होता है, उसमें टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए। तो जब आप इसकी रेशो करोगे तो आप 3/2 kT वाला फॉर्मूला यूज कर लो और उसमें फिर रेशो बना के सॉल्व कर लो। टेम्परेचर लेकिन केल्विन में होगा।
Using a simple kinetic model of matter, describe the structure of a solid. Solid में atoms are closely packed together. They are simply vibrating. इनकी kinetic energy कम होती है, लेकिन molecular structure बहुत मजबूत होता है. Specific latent heat of vaporization is much greater than the specific latent heat of fusion for the same substance. इसका मैंने सॉरी मैंने इसका बताया था आपको क्लास में कि देखो ये जो लिक्विड्स होते हैं ना, इनको अपना स्टेट बदलने के लिए सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन ओवरकम नहीं करनी होती, बल्कि इन पर एक प्रेशर आता है बाहर से एटमॉस्फेरिक ना, तो वो भी ओवरकम करना होता है, तो इनको एडिशनल वर्क चाहिए होता है. फिर a heater supplies energy at a constant rate 2.045 kg of a substance. The variation, ये फेमस टेम्परेचर टाइम ग्राफ है जिसमें दो लाइनें हॉरिजॉन्टल है, दो मरतबा स्टेट बदल रही है. इसी इज डिटरमाइन द टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस मेल्ट. तो आप वो ग्राफ देखो और ग्राफ में जहां लाइन हॉरिजॉन्टल हो रही है, पहली लाइन जो हॉरिजॉन्टल हो रही है वो लाइन हॉरिजॉन्टल करके और उसको रीड कर लो -100. द पावर ऑफ द हीटर इज 150. अब उसमें देखो ये डेटा वही है जो मैंने क्लास में आपको मेथड बताया था इलेक्ट्रिकल हीटिंग का. PT इज इक्वल टू MLV, उसमें LV को सब्जेक्ट बनाएं और वैल्यूज पुट कर दें. Suggest what can be deduced from the fact that section Q on the graph is less steep than section P. ये जो ग्राफ की स्टीपनेस होती है ये एक्चुअली बताती है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर. जिन चीजों का रैपिड हीटिंग होती है, कंडक्शन अच्छी होती है, उनका ग्राफ स्टीपर होता है, और जो सब्सटेंस आहिस्ता आहिस्ता हीट अप होते हैं उनका ग्राफ लेस स्टीप होता है. तो आप एग्जामिनर को बताओगे कि देखो इसका स्टीपनेस कम है, लेस स्टीप है ना, तो इसका मतलब है कि उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है. इट्स अ पुअर थर्मल कंडक्टर. The defining equation of simple harmonic is this. State the significance of the minus sign. माइनस साइन ये बताता है कि ग्राफ इक्वेशन ये बताता है कि रिजल्टेंट फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. ये इनका बड़ा फेवरेट टॉपिक है. दोनों तरफ स्प्रिंग लगे हुए हैं. अ ट्रॉली रेस्ट ऑन अ बेंच. टू आइडेंटिकल स्ट्रेच स्प्रिंग्स आर अटैच्ड to the trolley as shown. The other end of each spring is attached to a fixed support. The unstretched length of each spring is 12 centimeter. The spring constant of each spring is this. ये उसने आपको K की वैल्यू दी है. When the trolley is in equilibrium दोनों तरफ से आ रहा होगा. Each spring length 18 है. The trolley is displaced 4.8 centimeter to one side and then release. अब एक तरफ से compression होता है, एक तरफ से rarefaction होता है. Resultant force on the trolley at the moment of release is 0.77. तो अब आपके पास वो डेटा तो सारा दिया हुआ है. रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला लगाएं और इसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लें.
पहले वो स्प्रिंग कांस्टेंट लगा के फोर्स निकाल लें और फिर जो मास आपको दिया हुआ है वो दोनों तरफ से फोर्स लगेगी ना, एक तरफ कंप्रेसिव होगी, एक तरफ स्ट्रेच वाली फोर्स होगी। तो एक तरफ एक्सटेंशन ऐड करके निकाल लो, एक तरफ एक्सटेंशन, वो मैंने पढ़ाया था ना, E प्लस एक्स होता है एक तरफ और एक तरफ E माइनस एक्स होता है। The mass of the trolley is 250 gram. Calculate the maximum acceleration A of the trolley. वो जो फॉर्मूला ऊपर है ना, A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, उसमें आप मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए x नॉट कर दें, यानी A जो होता है वो होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर x। जब आप A को मैक्स करना चाहते हैं, ये ऐसे आ जाएगा। दूसरा तरीका F इज इक्वल टू MA लगा के सॉल्व कर लें, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। यूज योर आंसर टू इट रिमाइंड द पीरियड ऑफ सब्सिक्वेंट ऑसिलेशन। जब एक मरतबा आपके पास एक्सेलरेशन आ जाए तो उसको रखकर आप ओमेगा का फॉर्मूला दें, ओमेगा को रखकर टी निकाल लें। He says experiment is repeated with an initial displacement of the trolley 2.4. State and explain the effect, if any, this change on the period of the oscillation of the trolley. हमने इनिशियल एक्सेल जो डिस्प्लेसमेंट है वो कर दिया है 2.4। अब वो कह रहे हैं उससे क्या फर्क पड़ेगा। आप एग्जामिनर को ये समझाओगे कि देखो द रिजल्टेंट फोर्स विल बी हाफ्ड, रिजल्टेंट फोर्स कम हो जाएगी, लेकिन जो पीरियड है वो तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो डिस्टेंस भी तो कम हो जाएगा ना। किसी चीज का डिस्टेंस कम कर दो, फोर्स कम कर दो, तो रिजल्टेंट में वैल्यू वही आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ये अब कोर्स में नहीं है तो आप इसको हटा दोगे। Number 6, state a similarity between gravitational field lines around a point mass and the electric field lines. दोनों फोर्स को शो करते हैं, दोनों फोर्स की डायरेक्शन को शो करते हैं। अब ये बड़ा मशहूर स्केच है जो मैंने आपको कई मरतबा बताया कि ये बहुत रेगुलर पेपर में आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू द आइसोलेटेड चार्ज स्फीयर, रेडियस यहां तक होता है, उसके बाद ग्राफ एक्सटेंड कर जाता है ना, जहां पर लाइन ऊपर जाती है वहां रेडियस होता है। कैलकुलेट द चार्ज ऑन द स्फीयर। वो जब आपको रेडियस मिल जाएगा तो फिर आप उसको रखकर चार्ज निकाल सकते हो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाएं और एक वो जो हमारे पास छोटी सी डेरिवेशन होती है,
छोटी सी डेरिवेशन होती है, उसमें V को सब्जेक्ट बनाएं और कंपेयर करके आप कैपेसिटेंस निकाल लें। तो ये वाला ऑप एम्प वाला टॉपिक है, ये भी इन्होंने 2022 में हटा दिया है, तो इस वाले पार्ट को भी आप छोड़ दें। Then question number 8, two long straight wires P and Q are parallel to each other as shown. There is a current in each wire in the direction shown. दोनों में करंट एक ही डायरेक्शन में, और इस पे आप वो राइट हैंड रूल लगा के डायरेक्शन ऑफ द फील्ड भी पता कर सकते हो। अब इसमें he says draw arrows to the magnetic field lines around wire P to show the direction of the field. फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल आप लगाएं। जब दो तारों में करंट एक ही डायरेक्शन में होता है तो उनकी फील्ड्स मर्ज हो जाती हैं। जब फील्ड मर्ज हो जाती हैं तो फिर जाहिर है फोर्स जो लगेगी वो अट्रैक्टिव होगी। द करंट इन वायर Q इज लेस देन द करंट इन वायर P। ये न्यूटन थर्ड लॉ है कि भले दोनों में करंट बराबर ना हो लेकिन तब भी फोर्स तो बराबर होनी चाहिए। अब ये जो NMR वाला टॉपिक है ये भी इन्होंने हटा दिया था। डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, इसको हम सिंबल देते हैं फाई, और ये बेसिकली किसी भी सब्सटेंस से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही होती हैं, इसी सब्सटेंस से जो फील्ड लाइंस गुजरती हैं उनको कहते हैं फ्लक्स लिंकेज। देखो इसकी फॉर्मूला और डेरिवेशन देख लो। उसके बाद a solenoid of diameter 6 centimeter and 540 turns is placed in a uniform magnetic field. The variation with time of the magnetic flux density is shown. पहले flux density बढ़ती गई, फिर constant हो गई, फिर drop हो गई। Calculate the maximum magnitude of induced EMF in the solenoid. जो EMF होती है ना, वो फ्लक्स के चेंज होने से निकलती है। उसमें असल मसला है चेंज। जब लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, जब फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, तब तो आपको ईएमएफ नहीं मिलेगी ना, ये बेसिकली वहां मिलती है। आप पहले एग्जामिनर को बताओगे कि वो जो पोजीशन है पहली वाली ग्रेडियंट वाली, वहां से वो टाइम नोट कर ले।
फिर फॉर्मूला लगाएं, फिर एरिया का फॉर्मूला लगाएं, सारी वैल्यूज उसमें पुट कर दें। देखो, a thin copper sheet X is supported on a rigid rod so that it hangs between the poles of a magnet as shown. Sheet X is displaced to one side and then released so that it oscillates. A motion sensor is used to record the displacement of X. ये वो कॉन्सेप्ट बना रहे हैं जो फ्लक्स कटेगा, क्योंकि जो शीट है वो कॉपर की है, मेटल है. Second, thin copper sheet Y replaces sheet X. Thin sheet X has the same overall dimension as X, but it is cut into shape है. इसमें बकायदा वो कॉम बनी हुई है ताकि वो फ्लक्स को काटे. देखो, the motion sensor is again used to record the displacement. The graph in the figure shows पहली शीट तो मजे से ऑसिलेट करती रही, लेकिन जो दूसरी शीट थी वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी मोशन में डैम्पिंग आ गई, क्योंकि वो जब मैंने पढ़ाया था एडी करंट्स आते हैं तो वो उसको स्लो कर देते हैं. इसको हम डैम्पिंग कहेंगे ना, ये जो ग्रेजुअल रिडक्शन हो रही है. डिड्यूस विच कॉपर शीट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डैश लाइन. तो आप उसको बता दोगे कि जो दूसरी वाली है जिसमें वो बकायदा ग्रुप्स बने हुए, ये वाली इस ये डैश लाइन रिप्रेजेंट हो रही है. और ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी. जब ईएमएफ इंड्यूस होगी तो वो लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग वो आपकी सोर्स को यानी ऑसिलेशन को अपोज करेगी, उससे एडी करंट्स बनेंगे, वो हीट जनरेट करेंगे और एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन कम हो जाएगी, आखिर में वो रुकना होगा उसको. द आउटपुट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग पावर सप्लाई इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस. इसकी वो इक्वेशन होती है ना मेन, V इज इक्वल टू V नॉट टाइम 2 pi ft. डिटरमाइन द आरएमएस ऑफ द. अब जो बेसिकली वी नॉट होता है उसी से वी आरएमएस का फॉर्मूला बन जाता है. वी नॉट तो इक्वेशन से आ रहा है. फिर पीरियड वो ओमेगा से निकाल लो, वो 2 पाई एफ जो है वहां पर, वहां से एफ आ जाएगा और ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ. एक फॉर्मूला ये होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ और दूसरा होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा.
The power supply is connected to a resistor and a diode. Same now of the rectification produced by the diode. अगर सिंगल डायोड लगा है तो उससे तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन हो सकती है. फिर वो कहते हैं ऑन फिगर स्केच द वेरिएशन विद टाइम ऑफ द पीडी अक्रॉस वी आर अक्रॉस आर फ्रॉम 0 टू टाइम 40 मिली सेकेंड. हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का स्केच बना दें. डेटा आपके पास है पीछे ना. स्मूथिंग करने के लिए आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि कैपेसिटर लगा दो, पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा दो, उससे फिर स्मूथिंग हो जाती है. Number 11, electrons are accelerated through a potential difference 15 kilovolt. Electrons collide with a metal target and a spectrum is produced. Why a continuous spectrum of energies of X-rays are produced? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स में जो वेलोसिटी चेंज होती है, एक्सेलरेशन चेंज आता है, वो भी कंटिन्यूअस होता है. ये वो टॉपिक है जिसकी ना मैंने आपको समझाया था कि मेमोरी मैटर करती है. वो नोट्स जो मैंने आपको बताए थे और ग्रुप पे भी और क्लास में भी लिखवाए थे कि उसमें आपको यूज करना होगा. और इसमें वो एक स्केच होता है स्पाइक्स वाला. सो रिमेंबर दैट कि ये जो टॉपिक है ये मेमोरी बेस है. ये कॉन्सेप्ट ये है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट करता है. कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ हाईएस्ट एनर्जी. वो फॉर्मूला एच सी अपॉन लैम्डा, वो उसमें पुट करके सॉल्व कर लो.
A beam of X-ray is an initial intensity I naught. The beam is directed into some body tissue. After passing through a thickness X of tissue, the intensity is I. ये वो I is equal to I naught वाला फॉर्मूला है. इसकी आप देखो y एक्सिस पे ln I अपॉन I naught और x है. ये ln क्यों आता है? क्योंकि असल में आप गौर से देखेंगे तो वो जो फॉर्मूला है उसमें जब आप रीअरेंज करेंगे तो उस फॉर्मूला से यही प्रोड्यूस होगा. लीनियर एटीन्यूएशन कोफिशिएंट निकालने को कह रहा है. वैसे फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू I नॉट ई पावर माइनस म्यू एक्स. आप पहले I अपॉन I नॉट बना दें. देखो ये है ना. अब देखो तुम गौर से इस बात को देखो जो मैंने बहुत मर्तबा समझाया कि ग्राफ के ग्रेडियंट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं. अगर तुम इसको ऐसे ले आओ, तुम देखो कि ये पूरा बना बनाया ग्रेडियंट है. तो इसका मतलब होगा कि ऊपर वाले ग्राफ का ग्रेडियंट भी नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा. तो तुम ऊपर से ग्रेडियंट निकालो और इसको इसके इक्वल कर दो. फिर आप अगर इसको सॉल्व कर लेते हो तो कहता है डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ टिश्यू दैट द एक्सरे बीम मस्ट पास थ्रू सो दैट द इंटेंसिटी ऑफ बीम इज रिड्यूस टू 5%. अब ये कह रहे हैं 5%, तो I अपॉन I नॉट जो है वो 0.05 हो जाएगा. उससे आप उसको रेशो कर लो. रेडियो एक्टिव डिके इज बोथ स्पॉन्टेनियस एंड रैंडम. स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि ये बाहर से कंट्रोल नहीं हो रहा होता है, इंटरनल कंट्रोल्ड होता है. रैंडम का मतलब कि कौन सा न्यूक्लियस डिके करेगा यू कांट टेल. जैसे आप एक डाई को थ्रो करते हैं ना तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी वही होती है जो 5 आने की होती है. इसको कहते हैं रैंडम. Strontium 90 is an unstable nucleate. The activity of a sample of this strontium is this. Determine the decay constant. अब वो A is equal to lambda n है, लेकिन पहले n निकालना पड़ेगा. जो n होता है उसका फॉर्मूला उधर से आ रहा है गैस लॉज वाले से, ये वाला.
यहां से आप n निकालो और n स्मॉल n कैसे आएगा? स्मॉल n होता है मास अपॉन मोलर मास। अच्छा, फिर उसके बाद एक फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू लैम्डा n, ये लगाएंगे। अब इसमें द एक्टिविटी ऑफ द सैंपल आफ्टर अ टाइम ऑफ 1/2 लाइफ इज फाउंड टू बी ग्रेटर देन द एक्सपेक्टेड 2.6 मेगा। अब इसका मतलब ये है कि वहां पर कोई और न्यूक्लियस भी बन गया है जिसको ग्रैंड डॉटर न्यूक्लियाई कहते हैं ना, क्योंकि ऐसा कोई और सैंपल बना। जब डीके होता है तो ऐसा कुछ सब्सटेंस और बन गया कि वो भी अनस्टेबल था और उसने अलग से डीके कर दिया। तो एक डॉटर न्यूक्लियस होता है और एक होता है ग्रैंड डॉटर न्यूक्लियस। तो वो जो ग्रैंड डॉटर न्यूक्लियस बना होगा वो भी रेडियो एक्टिव होगा और उसने फिर अलग से डीके करना शुरू कर दिया होगा। तो हमने ये पेपर माशाल्लाह कंप्लीट कर लिया एंड वी विल इंशाल्लाह डू कंटिन्यू आवर वर्क इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।